Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम लोग टेस्ट सीरीज एनालिसिस सेशन में मिल रहे हैं। आप सभी का इस टेस्ट सीरीज एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि टेस्ट पेपर जो होती है वो बहुत बैलेंस्ड है। अभी फिलहाल चल रहा है, सारे बैलेंस पेपर हैं। और ये जो टेस्ट पेपर जिसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो टेस्ट पेपर है मेजर टेस्ट 2, सेकेंड मेजर टेस्ट 2 है। और जो 26 ऑफ मार्च को जो हुआ था इस डेट में, तो ये पेपर सभी बच्चों के पास होने चाहिए और इस पेपर का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। तो ठीक है, बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर और फर्स्ट जो आपका सेक्शन ए का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी। हम सभी लोग जानते हैं कि ए मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोवाइडेड कि चार्ज शुड बी एक्सेलरेटेड। चार्ज एक्सेलरेटेड होना चाहिए, एक्सेशन में होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन अगर आप जाएं तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक्सेलरेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके पास एक्सेलरेशन हो गया, और एक्सेशन हो गया तो डेफिनेटली वो एक्सेलरेटेड हो गया, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और डी करेक्ट हो गया, और सॉरी बी और डी करेक्ट हो गया, और इसके हिसाब से आपके ऑप्शन कौन करेक्ट होंगे? 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 2h। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है, सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ये है 2h, तो इस पार्टिकल की यहाँ पे जो वेलोसिटी होने वाली है वो अंडर रूट 2g इंटू 2h होगा, जिसको आप बड़े आराम से कह सकते हैं 4gh। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ h इज लैम्डा इक्वल टू h बाई p मोमेंटम। इसको आप लिख सकते हैं h और p की जगह पे अंडर रूट 4gh, और यहां से आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का पावर -1/2 हुआ। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड जो है ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद द टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कैरियर ज्यादा हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम जो होती है वो डिक्रीज कर जाता है इसकी वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपको इस तरह से ऐसे कर करके एक क्लोज एरिया दिया हुआ है, एस लिखा हुआ है, इसको क्लोज एरिया, और यहाँ पे है Q2 और यहाँ है Q6 और यहाँ है Q4, और आउटसाइड है Q1 और Q5 एंड Q3। तो इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सारे चार्जेस के कारण होते हैं। ठीक है, और इसके जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है उसमें केवल इनर वाले जो चार्ज होते हैं वही इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे E डॉट ds ओवर द क्लोज एरिया इक्वल टू आपको लिखा हुआ है यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो Q होगा इसमें इन्वॉल्व ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, और ये भी इन्वॉल्व होगा, ये भी इन्वॉल्व होगा, और ये भी इन्वॉल्व होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सभी चार्जेस के कारण होते हैं। और राइट साइड में भी इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कह रहा है कि इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, टाइम के हिसाब से कोई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है। तो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z ये है इनके कोऑर्डिनेट। तो ये भी टाइम पे डिपेंडेंट है, वेरिएबल है। ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। और उसके बाद कह रहा है क्या आपसे, इफ नन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन रेफरेंस फ्रेम, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यस, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2, बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट नंबर। अब अगर आप आए क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटा 6 का एक्सप्लेनेशन था, और क्वेश्चन नंबर 5 ये 6 का एक्सप्लेनेशन था। ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपके पास जो सेल है जिसको हम लोग मेजर करने जा रहे हैं वो 4 वोल्ट का सेल है और 8 वोल्ट का सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियोमीटर जिसमें कनेक्टेड होगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए वोल्टेज। इसका मतलब है इसका V की वैल्यू मोर देन 8 वोल्ट होना चाहिए, V की वैल्यू। तो अगर उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। बैटरिक ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन हैव वोल्टेज मोर देन 8 है, जो कि 12 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है। तो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका 2 नंबर वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको 4 वोल्ट और 8 वोल्ट मेजर करना है तो जो नोन सेल की पोटेंशियल होनी चाहिए वो मोर देन अननोन सेल की पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका एक्सप्लेनेशन पहले मैंने दे दिया। ठीक है, अब आए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये आपके पास एक व्हील है और इस पे एक साइड में एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 50 न्यूटन, और इस एक्सिस के अबाउट और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू है 4 मीटर, 0.4 मीटर। तो हम लोग टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क इक्वल टू 15 इंटू 0.4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6, और इस टॉर्क को I इंटू अल्फा लिखेंगे तो 6 और अल्फा इक्वल टू 6 डिवाइड बाय I, तो हमें क्या मिल गया? अल्फा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हम लोग ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा इनिशियल अब प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा फाइनल, इसे फाइनल बोल सकते हैं आप, तो 0 और अल्फा की जगह पे 6 डिवाइड बाय आई इंटू टाइम टी। देखिए आपको आई भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। आई की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 0.2 और टी का वैल्यू है 2, तो आप लिख सकते हैं यहां से ओमेगा फाइनल आपको मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय 0.2 इंटू 2। तो अप्रोप्रिएट आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वेलोसिटी जो है एसएचएम का केस में वेलोसिटी जो है इसका टाइम पीरियड T1 दिया हुआ है, टाइम पीरियड, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो T2 दिया हुआ है, जो कि हम जानते हैं कि टोटल टाइम पीरियड बाय 2 के बराबर होता है, यानी कि इसके अब हाफ होते हैं। जितना देर में काइनेटिक एनर्जी एक साइकिल पूरा करेगा वो हाफ टाइम होगा पूरी वेलोसिटी का टाइम पीरियड का। एप्रोप्रिएट ऑप्शन ये रिलेशन हो गया, तो आप कह सकते हैं इसके हिसाब से 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत इजी है, इस बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, तो ए का आप डेफिनेटली कह सकते हैं 4 हो गया।
डेल्टा यू बी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, पाथ इंडिपेंडेंट यानी कि थर्ड नंबर। और इस दोनों ऑप्शन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही मिलेगा। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको समझिए। कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स नेट जो होता है ये होता है टोटल क्यू नेट इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट इनक्लोज चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा आपको प्रोवाइडेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दिया हुआ है, कितना है तो 120 माइक्रो 10⁻⁶, और रेडियस आपको प्रोवाइडेड है, आर की वैल्यू जो है ये रेडियस जो है ये 3.6 मीटर। आप सब वैल्यू रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास मीटर ब्रिज बनाया हुआ है इस डायग्राम में, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। 1 मीटर है, यह मीटर ब्रिज में इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रहा आर ये रहा एस, और इसमें नल पॉइंट जो अचीव हुआ है वो आपको 30 सेंटीमीटर पे हुआ है, सॉरी 32 सेंटीमीटर पे हुआ है। द नल पॉइंट ऑफ इट फाउंड एट 32 फ्रॉम ए, ये 32 हो गया तो ये हो गया 100 माइनस 32 मीन्स 68। यस 68। तो इसका क्या रिलेशन होता था, अगर ये नल पॉइंट होता था तो इसका रिलेशन होता था R डिवाइड बाय 32 इक्वल टू S डिवाइड बाय 68। ये रिलेशन है वन। अब क्या किया गया है कि एक 16 ओम का पैरेलल कनेक्शन दे दिया है इसके साथ। तो ये रहा आपके पास रेजिस्टेंस, ये रहा S, और यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर, और ये है R और ये है S, और इसके पैरेलल एक कनेक्टेड किया हुआ 16 ओम। तो अब ये है आपका 54, तो ये हो गया 100 माइनस 54, इट मीन्स 46 हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे R डिवाइड बाय 54 इज इक्वल टू, ये पैरेलल में हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 16 इंटू एस डिवाइड बाय 16 प्लस एस इंटू 46। अब यहां से आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछ रहा है कि एस का वैल्यू बताओ क्या, फाइंड द वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर, ये आर चाहिए। तो एस की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, आर आपको यहां से मिल जाएगा। थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेशन है बट इट्स ओके, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो या सबसे आसान तरीका है एस को कैलकुलेट कर लेना। अगर आप आर का वैल्यू यहां से 32 डिवाइड बाय 68, ये अगर आर के रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू तो एस मिल जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो आपको आर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल मैच करने वाली बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्योर रेजिस्टेंस होता है, वो करंट के साथ फेज में होता है, इन फेज होता है, पैरेलल। तो आई, इसका मतलब है कि आप ए का जो कि वी आर है इसमें आप सीधा कह सकते हैं सेकंड हो गया, और वीसी अगर आप देख रहे हैं तो ए का सेकंड हो गया, और बी का जो हो गया वीसी, इसमें वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर में ये बिहाइंड होता है करंट का π/2 से, तो बी का थर्ड नंबर हो गया, बी का जो हो गया ये आपका थर्ड नंबर हो गया। तो इसके बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा कि कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है करंट से बिहाइंड होता है π/2, वोल्टेज जो होता है इंडक्टर में π/2 हेड होता है, करंट से आगे होता है। ठीक है, अब आइए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 13 नंबर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लैब ये जो आपके पास पाथ होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो इसमें आपके पास एक स्लैब डाल दिया है जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी घट गई है, I/2 हो गई है।
तो पहले इंटेंसिटी थी I1, अब हो गया I1/2, अब इसकी इंटेंसिटी I2। तो जाहिर सी बात है जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा था उस लोकेशन पे अब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एक इंटेंसिटी की वैल्यू हाफ हो गई है, डिक्रीज कर जाएगी। तो जो ब्राइटनेस था वो लेस ब्राइट हो जाएगा आधी भाषण में, और जो डार्क होगा वो लेस डार्क हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार जो आई न्यू वाला जो होगा इंटेंसिटी वो हो जाएगा I1/2 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I1/2 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। जो आई ओल्ड वाला जो था, ओल्ड वाला इंटेंसिटी वो था I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। आप देख सकते हैं कि ये इंटेंसिटी हाफ हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी ओल्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, इसलिए कम हो गया। ठीक, अब आइए डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो होता है ये पार्टिकल का वेव नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है, उसके वेव नेचर को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का आप डायरेक्ट कह सकते हैं थ्योरेटिकल है, ऑप्शन नंबर 3। अब अगर आप देखेंगे 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में 16 kg का मैन है जो ड्रम के साथ इस तरह से है। अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका ड्रम, ठीक है, और यहाँ पे 16 kg का मैन है, और ये रोटेक्ट हो रहा है किससे, ओमेगा से। ठीक है, इसका रेडियस r है। आपको दिया हुआ है यहाँ पे ओमेगा आपसे पूछा जा रहा है। तो सेंटर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स होगा n, तो n मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r होगा, और इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। तो mg का वैल्यू लेस देन होना चाहिए फ्रिक्शन से, तो mg लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू n। इसका मतलब mg लेस देन और इक्वल टू म्यू, n की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर r, यहां से ये कैंसिल हो गया। तो g बाय म्यू r लेस देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट g बाय म्यू r। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा पॉइंट यहाँ पे पता है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि ओमेगा मिनिमम वहां पे कितनी पॉसिबल है। मिनिमम पॉसिबल है अंडर रूट g बाय म्यू r, इससे कम ओमेगा नहीं चाहिए। तो मिनिमम ओमेगा की वैल्यू ये है। अगर इतना रहता है तो ये आप सारे चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे के सारे वैल्यू आपको पता है। 0.3 म्यू दिया हुआ है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपसे कह रहा है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट दिया हुआ है एबव द स्काई, हाउ मच एनर्जी मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी एक्सपेंडेड टू रॉकेट टू द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस। सिंपल सी बात है, तो हाफ mv स्क्वायर यही काइनेटिक के फॉर्म में देंगे, ये टोटल एनर्जी के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो gmm बाय 2r, ये रहा आपका आंसर। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसमें आपको सारे वैल्यू पता है। आर दिया हुआ है कि कितना आर पे वो है, आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आर जो होगा ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ठीक है, और मास सब सारा चीज दिया होगा। आप वैल्यू पुट करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि रिजोल्यूशन जो है उसका वो 17 सेकेंड है। तो यहां से ये जो रिजॉल्व करा है ये रहा आपके पास, ये 17 सेकेंड का, ये जो थीटा है ये थीटा है 17 सेकेंड। इसको बड़े आराम से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 3600 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियन में, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट द डायमीटर, आपको ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितना होगा।
ये डिस्टेंस d और यहां से यहां तक का रेडियस आपको r दिया हुआ है, तो हम d डिवाइड बाय r इक्वल टू थीटा कह सकते हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा r थीटा। तो d इक्वल टू r डिस्टेंस आपको प्रोवाइड है 1600 मिलियन किलोमीटर। तो ये r है आपके पास 1600 मिलियन किलोमीटर इंटू थीटा कितना है, तो 17 इंटू पाई डिवाइड बाय 3600 इंटू 180। तो आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एयर जो है ये आपका रेयर मीडियम है, और ये टर्पेंटाइन जो है ये आपका डेंसर मीडियम है, और वाटर जो है वो रेयर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। मीन्स अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपके पास रेयर, ये हो गया डेंसर, और ये हो गया रेयर। तो लाइट का पाथ क्या होना चाहिए? ऐसे आएगा, ये टर्न करेगा और ये फिर ऐसे चला जाएगा। ये नॉर्मल की तरफ टर्न कर गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चल गया, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल टर्न कर गया। तो ये रहा एक्चुअल पाथ जिसको लाइट फॉलो करेगा, ये एक्चुअल पाथ रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं रिपीटिंग क्वेश्चन है। द ब्रेकडाउन इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू अकर ड्यू टू ए लार्ज वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक एरिया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और डी, मतलब ए और डी करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी को आप टिक लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर 19 में आपका क्लियर हो चुका कि 4 है। 20 नंबर अगर आप देख रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर न्यूक्लियस का मास अगर हो जाएगा तो हैवी मोमेंटम कैरी करेगा, और हैवी मोमेंटम कैरी करने की वजह से वो स्लो डाउन नहीं कर पाएगा। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका 2 नंबर होगा। अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। तो 20 का अप्रोप्रिएट ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, अब आइए अगर आप देखेंगे 21 नंबर आपको फाई दिया हुआ है, फाई रिजॉल्विंग एंगल जो है ये फाई दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻⁴ रेडियन दिया हुआ आपको, और यहाँ पे 600 DPSI है, DPI डॉट पर इंच। तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि 2 डॉट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो स्मॉल d इज इक्वल टू, तो ये आप लिख सकते हैं 2.54 डिवाइड बाय 600 इतना सेंटीमीटर। ये रहेगा 2 डॉट के बीच का सेपरेशन। मींस ये एक डॉट है, एक डॉट ये है, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये d है। और अब आपको यहाँ पे I अवेलेबल है जिसका आपका एंगल जो दिया हुआ ये फाई, तो ये डिस्टेंस r क्या होगा? तो d डिवाइड बाय r इक्वल टू 5। तो यहां से आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d डिवाइड बाय 5। d का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, और 5 का वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता है। आप d डिवाइड बाय 5 अगर करेंगे तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा I से। क्वेश्चन नंबर 22। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज होगा तो हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये यहां से यहां मूव करेगा। तो ये है हमारा हायर पोटेंशियल, और ये यहां पहुंच जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज पार्टिकल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर गया। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, हाई पोटेंशियल से लो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3rd नंबर। अब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23।
23rd नंबर आप देखिए ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक स्मॉल लिक्विड है, ये लिक्विड है, ऐसे में थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहा हूं बड़ा सा, और इस पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस पुल्ली के हेल्प से इधर के तरह से पुल हो रहा है। ये नीचे की तरफ जो है फोर्स पुल हो रहा है 0.03 इंटू 10 से, इसमें टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 0.03 इंटू 10। मैं कह सकता हूं इसको यहां पे लिख दूं कि यहाँ पे जो टेंशन अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू 0.03 इंटू 10 हो जाएगी टेंशन, और इसकी वजह से ये इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विस्कॉस फोर्स जनरेट होगा और इस विस्कॉस फोर्स की वैल्यू इधर की तरफ होगी, विस्कॉस फोर्स। तो आप इसको एफ विस्कॉस भी कह सकते हैं, एफ विस्कॉस। तो एफ विस्कॉस इज इक्वल टू एरिया डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इंटू एटा होगा। तो विस्कॉस फोर्स की वैल्यू इस टेंशन के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला फोर्स बैलेंस करेगा। तो टेंशन इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इंटू एटा। एरिया आपको इस प्लेट का ऑलरेडी मालूम है, यहां से यहां तक डेल्टा आर आपको पता है, डेल्टा आर का कितना वैल्यू है, और डेल्टा वी भी है आपको कि किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये भी आपको दिया रहेगा, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको एटा मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, मैं पूरी डेटा को आपको बताऊं कि डेल्टा आर जो है ये है आपके पास 0.5 mm। ठीक है, उसके बाद आपको जो वेलोसिटी है डेल्टा वी ये दिया हुआ है 0.055 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, टेंशन आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 0.03 इंटू 10 है। ठीक है, और एरिया आपको ऑलरेडी मिला हुआ है कि ए की वैल्यू दी हुई है 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए ए मालूम है, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर मालूम है, टी मालूम है, तो एटा आपको यहां से मिल जाएगा। आप सारे वैल्यू को रखेंगे तो एटा आपको मिल जाएगा। एटा को ही हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। जो इस थीन फिल्म का, यहाँ पे जो थीन फिल्म है उसकी जो विस्कोसिटी होगी, वो विस्कोसिटी का वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप अच्छे से कर लिए होंगे। यस, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अगर आप देखिए 24 आपसे कह रहा है ब्रास वायर 2 मीटर लॉन्ग 30 डिग्री सेल्सियस हेल्ड टाइट विथ लिटिल टेंशन बिटवीन 2 रिजिड रड। ये रहा आपके पास रिजिड, इसमें ये ब्रास रड है, ये टिल्टेड, और इसका टी इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और इसमें इसको लोअर्ड किया गया है टेम्परेचर, लोअर्ड किया गया है टेम्परेचर। तो टी फाइनल जो हुआ है वो 50 डिग्री सेल्सियस निगेटिव हुआ है, तो डेल्टा टी कह सकते हैं 80 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एल फाइनल इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइड बाय एल इनिशियल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। इट मीन्स डेल्टा एल बाय एल इनिशियल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, जिसे हम बड़े आराम से स्ट्रेन कह सकते हैं। स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस इज y इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस F डिवाइड बाय एरिया इक्वल टू y अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब F डिवाइड बाय A इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें बताइए आप कि टेंशन कितना इसके अंदर डेवलप हुआ होगा। तो हम लोग यहां से F इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी कह सकते हैं, और यही है आपका टेंशन, यही है टेंशन। अब ये यंग्स मॉडुलस है, ये एरिया है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये डेल्टा टी है। तो यंग्स मॉडुलस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एरिया के लिए आप लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4,
डायमीटर आपको मालूम है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी आप 80 है ये मालूम हुआ, ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा और आप इसे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में कह रहा है कि स्टील रड जो दिया हुआ है इसका मिडिल में आपको फिक्स्ड कर दिया गया, ये आपका फिक्स्ड हो गया। तो इसका मतलब यहां नोड बनेगा और यहां एंटी नोड बनेगा। फंडामेंटल मॉड में ये वाइब्रेट हो रहा है, फंडामेंटल मॉड में ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हो गया L/2, तो ये बराबर होगा λ/4 के, क्योंकि ये नोड और एंटी नोड के बीच में λ/4 हुआ। तो λ/4 इक्वल टू L/2, तो आप 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो λ इक्वल टू 2L, तो λ इक्वल टू 2 और लेंथ 78 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास जो है आपको वेवलेंथ मिल गया। फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है 3.5 किलो हर्ट्ज, 10⁻³ Hz हर्ट्ज। तो वेव स्पीड v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही है आपका वेव स्पीड। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं वेव स्पीड, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपसे कह रहा है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। तो आप देखें कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और वॉल्यूम जो है आपके पास 40 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और उसके बाद प्रेशर जो है आपके पास 2 atm दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि स्मॉल n इज इक्वल टू PV/RT, और इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मुझे लगता है कि ये सब क्वेश्चन आप सारे बच्चे कर लिए होंगे और किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में 26, उसके बाद 27, अगर आप 27 देखते हैं, ड्रॉप्ड स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो स्टोन अगर ड्रॉप हुआ है तो ये यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगेगा T1, ये √2H/g होगा। और अब यहां से साउंड जनरेट होगा, ये साउंड को ट्रेवल करने में टाइम ऊपर लगेगा T2। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो H डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ये V। तो टोटल इसको जो हियरिंग जो होगी, सुनाई जो देगी इसको, तो टोटल टाइम T जो हो जाएगा वो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा √2H/g प्लस H/v। जाहिर सी बात है ये स्पीड ऑफ साउंड है। साउंड यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद वो साउंड ऊपर जाएगा, तो स्पीड ऑफ साउंड ये है ये। तो आप आराम से वैल्यू पुट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज 27 नंबर, 27 नंबर। नेक्स्ट 28 नंबर आप समझिए। 28 नंबर में क्या कह रहा है, ए हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 500 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रो स्टोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड। मतलब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका u, ठीक है। तो और ये हाइट h दिया हुआ है 500 मीटर। तो आपसे कह रहा है नेग्लेक्ट द एरेशन, फाइंड द स्पीड विथ विच इट हिट द ग्राउंड। कह रहा है कि किस स्पीड के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका इस लोकेशन पे जो स्पीड होगा, तो वेलोसिटी v, तो x में चेंज ही नहीं होता है, u रहेगा, और y में इसकी हो जाएगी √2gh। तो स्पीड इक्वल टू √u² प्लस 2gh। दिस इज द स्पीड। इस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा। हॉरिजॉन्टली ऐसे जाएगा तो ये सर्टेन एंगल पे भी जाएगा, ठीक है ना। तो u आपको मालूम है, h मालूम है, तो आप स्पीड बता सकते हो कितना स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। आइए
क्वेश्चन नंबर 29, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है T, तो नेट फोर्स T कहलाएगा। क्योंकि हम लोग F रिक्वायर्ड लिखे थे, नेट फोर्स सेंटीपिटल फोर्स वो केवल T होता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। समझ रहे बातों को? तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो केवल एक ही टेंशन है, तो ये टेंशन ही इसका नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है, T इज योर नेट फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है ये आप समझिए। आपसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड बताइए इंपल्स का, इंपल्स J ये होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है, का मॉड। तो P फाइनल अगर आप देखते हैं तो आपको M इंटू वी फाइनल होगा, और P इनिशियल देखते हैं तो ये भी हो गया M इंटू वी इनिशियल। अब इंपॉर्टेंट ये है कि V फाइनल जो है ये माइनस ऑफ वी इनिशियल है। क्यों, आप समझो। अगर आप देख रहे हैं कि ये रहा आपके पास टाइम, और ये रहा आपका x, और ये सेंटीमीटर में लिखा है, तो यहां से यहां तक जो रहा ये वी इनिशियल है, ये 2 है, ये 4 है, तो 8 है। तो इसका वी इनिशियल जो कि स्लोप कहलाएगा, जो कि 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो वी इनिशियल इक्वल टू 4 हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये जो हो गया ये वी फाइनल हो गया, तो वी फाइनल हो जाएगा ये -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। तो चेंज करेंगे तो डबल कर दीजिए, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा वी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 8 इंटू 10⁻²। तो J इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा वी, इसका मतलब है मास हो गया 0.2 इंटू 8 इंटू 10⁻²। दिस इज योर इम्पल्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, और यही इम्पल्स हर एक इंटरवल में रहेगा, इम्पल्स का वैल्यू सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 31, क्वेश्चन नंबर 31, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कह रहा है कि मास कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है, या कह लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाइंडिंग के फॉर्म में रहता है, इसके साथ एक तरह से बाइंडिंग है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड है। तो मास कितना होगा हाइड्रोजन का, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय c²। ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये इसके मास में इंक्लूड नहीं रहता, ये इसके मास में इंक्लूड नहीं रहता है। तो ये एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी जो ये अवेलेबल है, ये बाइंडिंग एनर्जी कहां से आया, तो जो इसका मास और इसका मास का जो सम है, और जो इसका एटॉमिक मास है, उसी के डिफरेंस को हम ये कहते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो ऑब्जर्व होगा, यही एक्चुअली में मास आपको ऑब्जर्व होता है, इसी मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली यही मास हाइड्रोजन एटम को आपको मिलेगा। इसलिए इस वाले को, इसको कहते हैं एक्चुअल मास, और ये कहते हैं डिफेक्ट इन मास, मास डिफेक्ट। उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग कह सकते हैं कि है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर एन NPN ट्रांजिस्टर विथ बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स। ऑब्वियस सी बात है, NPN ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन रिच है N, मतलब N टाइप मटेरियल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा बेस से कलेक्टर तक, यानी इमीटर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बेस क्रॉस होते हुए कलेक्टर को जाएगा। NPN ट्रांजिस्टर है। तो 32 ये रहा आपके पास NPN ट्रांजिस्टर, तो ये है आपके पास बेस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये होल है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रहता है। ये कलेक्टर हुआ टर्मिनल आपका, ये हो गया आपका इमीटर टर्मिनल होगा, और ये आपका बेस टर्मिनल होगा। तो ये हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन, ये हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बेस में जाएगा, और बेस से फाइनली ट्रांसफर होकर के यहाँ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा, जिसकी वजह से करंट आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां क्रॉस होता है, इमीटर से कलेक्टर थ्रू बेस होते हुए क्रॉस हो रहा होता है।
तो अगर आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस ओवर फ्रॉम इमीटर टू कलेक्टर, फर्स्ट ऑप्शन इज द एब्सोल्यूट राइट. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम इमीटर टू बेस, दिस इज ऑल्सो इमीटर टू बेस, यानी कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. तो ए और सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया. ए एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आइए क्वेश्चन नंबर 33. द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12, ये बेटा एक्चुअली में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो M12 बोलिए या M21 बोलिए, दोनों का वैल्यू सेम रहता है. M12 इक्वल टू M21, ये तो करेक्ट हुआ, यानी इसके हिसाब से डी ऑप्शन तो करेक्ट है. अब डी ऑप्शन अगर करेक्ट है तो डी के साथ आपका जा रहा है ए और सी जा रहा है. तो सी का है इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटिंग. इस क्वेश्चन में अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि मोर अप्रोप्रिएट कौन हो सकता है, उसको टिक लगा सकते हैं. तो इज द सेम, मतलब इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस. नो, एक्सिस के रोटेशन करने से, यानी कि कॉइल के रोटेशन करने से सेल्फ इंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो उसका एरिया क्या है, उसमें बाइंडिंग क्या है, इस पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है. तो अब इंक्रीज व्हेन दे आर ब्रॉट नियर, यहां पे ए को आप थोड़ा सा लिटिल बिट वेटेज दे सकते हैं कि एक दूसरे के नजदीक अगर जाएगा तो लिंकेज जो है फ्लक्स का वो मोर होगा, ज्यादा होने लगेगा. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं बढ़ सकता है. इसका मतलब अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन में जाना हो तो आप ए और डी को टिक लगा सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए और डी, ए एंड डी, ए प्लस डी करेक्ट हो गया. गायरो मैग्नेटिक रेशियो 34 नंबर. मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे ने इसमें अगर कुछ गलती हुई होगी आपको तो एक ही पॉइंट से कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे. गायरो मैग्नेटिक रेशियो किसको कहते हैं? एक्चुअली में गायरो मैग्नेटिक रेशियो ये जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, इसी को कहते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया करंट इनटू एरिया. एंगुलर मोमेंटम में एम भी इनटू आर. ये तो अब आपको मालूम है कि करंट कैसे लिख सकते हैं, तो चार्ज बाय टाइम लिख सकते हैं आप. तो चार्ज डिवाइड बाय टाइम इनटू एरिया, एरिया की जगह पे आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, अब बाय एम भी इंटू आर. अब आप बड़े आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो भी और टी है, तो भी और टी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. टाइम जो होगा इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा कह सकते हैं. तो यहां से 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और उसको आर से कोरिलेट कर सकते हैं. तो ये रेशियो जो हो जाएगा, ये जो रेशियो है इसको लिख सकते हैं ई पाई आर बाय टी एम इंटू वी. तो अब टी को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो ऊपर में ओमेगा कर दीजिए. तो अगर आप देखेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, v इक्वल टू ओमेगा, ये ई डिवाइड बाय 2m हो गया. बहुत ध्यान से देखिएगा. तो ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव हुआ, और एम क्या है, मास है. ठीक है. तो इसमें कहीं पे भी कोई ऑर्बिट नंबर वगैरह सब इन्वॉल्व नहीं है. तो ऑर्बिट वगैरह सब इन्वॉल्व नहीं है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया. कि एक नेगेटिव होगा, ये बात बिल्कुल सही है, और इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑर्बिट इट इज, यस करेक्ट, ये भी हो गया. तो ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. ठीक है. ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. अब आइए क्वेश्चन नंबर 35. अब आप जानते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है ये एन बी एस डिवाइड बाय सम कांस्टेंट इनटू आर, ये होता है. तो एन है नंबर ऑफ टर्न
और बी है मैग्नेटिक फील्ड, और एस है एरिया, और आर है रेजिस्टेंस, और सी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है आपका। तो आपसे कह रहा है ये वोल्टेज सेंसिटिव टर्म का रेशियो बताइए क्या होगा। यही कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 by M1, तो VS2 by VS1। आप आराम से ये रेशियो निकाल सकते हैं, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। N2 डिवाइड बाय N1 इंटू B2 डिवाइड बाय B1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1। सारी रेशियो आपको प्रोवाइड है, आप आराम से रखिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, सब मालूम है। यहाँ पे एरिया की जगह पे हमने S लिया है, वो A लिए है, चलता है। अब आइए, ये है आपका सेक्शन A, जिसमें आपने देखा टोटल 35 क्वेश्चन थे और सभी स्मूथ क्वेश्चन थे। इस सारे क्वेश्चन को आप कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे 36 नंबर कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें आप करंट दीजिए जो फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, और इसमें टोटल फ्लक्स निकालिए, इसमें टोटल फ्लक्स निकालिए। ठीक है, तो साइड लेंथ भी आपका ए है और ये भी ए है। तो हम लोग यहां से एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एक स्ट्रिप लेते हैं और डी एक्स हो गया। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया डी एस, ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स, एरिया हो गया। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स हो गया। तो अगर हम लोग फ्लक्स निकालते हैं डी फाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स और डी फाई ए इंटू डी एक्स। तो इसको हम डी फाई को लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई और डी एक्स बाय एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, तो यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू ए, और यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू 2a। तो इसका मतलब ए से लेकर के 2a तक। तो फ्लक्स जो टोटल मिला वो मिला म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई और ln2। और हम लोग जानते हैं कि EMF इंड्यूस इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और इसमें लिखेंगे म्यू नॉट ए ln2 बाय 2 पाई और डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। और इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यही है एम। तो एम का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट ए ln2 बाय 2 पाई, म्यू नॉट ए ln2 बाय 2 पाई, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट नंबर हो गया। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहां पे आपसे कह रहा है कि ये 37 नंबर कि ये पावर जो लिया गया है ये ट्रांसमिशन लाइन है, और पावर जो यहाँ पे आउटपुट लिया जा रहा है, आउटपुट पावर जो लिया जा रहा है ये 1200 किलो वाट पे लिया जा रहा है, और ये 25 किलोमीटर इसका है, 25 किलोमीटर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 25 इंटू 0.8, यानी कि 2 ओम, 20 ओम, करेक्ट, 20 ओम ये रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो पाथ में लॉस कितना होगा, पावर लॉस कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं पावर लॉस के लिए, पावर लॉस अगर हमको निकालना है तो इसको लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। तो करंट हमें निकालना पड़ेगा, तो करंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पावर हमको दिया हुआ है, अब वोल्टेज यहाँ पे हम लोग 4000 लेंगे, तो P इक्वल टू वी आई। तो आइए, पावर हो गया 1200 किलो है तो 10⁻³ कर दीजिए, वोल्टेज 4000 इंटू आई, तो 1 2 3 कैंसिल, अब 4 से करेंगे तो ये 300। तो करंट इसमें मुझे चाहिए यहाँ पे 300 मिनिमम। तो पावर लॉस कितना हो जाएगा, तो पावर लॉस जो अवेलेबल हो जाएगा
हो जाएगा 300 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 20, इतना लॉस हो गया। और ये पावर ऑलरेडी यहाँ पे चाहिए, तो इसको पावर कितना सप्लाई करना पड़ेगा, तो पावर सप्लाई इसको जो करना पड़ेगा, ये पाथ में जो लॉस हुआ यानी कि 300 का स्क्वायर इंटू 20 प्लस फाइनल 1200 किलो है तो 10⁻³ ये हो गया। ये तो पावर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका सम इतना ही हमें सप्लाई करना पड़ेगा इस स्टेशन को। ठीक है, तो ये वाला जो अमाउंट है ये अप्रॉक्स में आपका 4800 किलो वाट ये अवेलेबल आ जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 अगर आप देख रहे हैं तो कह रहा है कि एक बैलून जो है 38 में, एक बैलून जो है आपका वो डिसेंडिंग नीचे की तरफ जा रहा है, किससे, G/2 से। तो 38 में ये रहा आपके पास बैलून और ये नीचे के इसका मास है m, स्मॉल m। तो नीचे mg है तो इसको g से जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऊपर में कोई फोर्स इस पे पक्का लग रहा है जिसकी वजह से ये G/2 से जा रहा है। तो ये फोर्स हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, mg माइनस f इक्वल टू mg/2। इसका मतलब फोर्स का वैल्यू हो गया mg/2। अब कह रहा है कि कितना मास इसमें से रिमूव कर दिया जाए, तो इस बैलून में से हम स्मॉल m0 मास रिमूव कर देंगे या m1 मास रिमूव कर देंगे। तो अब नीचे फोर्स कितना हो गया, m माइनस m1 इंटू जी, और ऊपर में फोर्स तो वही लग रहा है और ये G/2 से किधर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो हम लिखेंगे f माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m माइनस m1 इंटू G/2। अब अगर आप देखेंगे तो यहां से m1 मिल जाएगा, f की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mg/2 माइनस m, इसको ऊपर उस साइड भेज दीजिए। तो ये बराबर हो गया m माइनस m1 इंटू 3g/2, क्योंकि ये माइनस है ऊपर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से g/2 कैंसिल हो गया, तो ये रहा m, तो m इज इक्वल टू m माइनस m1 इंटू 3। तो स्मॉल m1 क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि m/3 इक्वल टू m माइनस m1, इट मीन्स m1 इज इक्वल टू 2m/3। दिस इज द आंसर, 2m/3 ये रहा। इतना मास अगर रिमूव कर देंगे तो वो नीचे जो आ रहा था G/2 से, उसके जगह पे ऊपर जाना शुरू कर देगा, कितना से, G/2 से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आइए 39 क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि ये रहा आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रड, जिसका एक एंड जो है ये रहा आपके पास A, और दूसरा एंड है आपके पास ये B, और यहां पे इसके बीच की जो दूरी है वो है D, और इसका जो मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसपे इसका वेट mg लग रहा है वो A से कितना डिस्टेंस पे है, x पे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है कि B पे कितना नॉर्मल लग रहा होगा। तो जैसा कि ये रड इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, तो H रड इज इन इक्विलिब्रियम, सो टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। तो आप एक अबाउट टॉर्क ले लीजिए, एक अबाउट टॉर्क लीजिए। तो A पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा NA, यहां पे इसका नीचे है वेट और यहां पे इसका टॉर्क लगेगा NB। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका x और ये डिस्टेंस हो गया d। ये इस सेंस में घुमाना चाहेगा और ये इस सेंस में घुमाना चाहेगा। तो टॉर्क अबाउट A इक्वल टू W इंटू एक्स माइनस डी इंटू NB, और यहां से 0 इक्वल टू WX माइनस डी इंटू NB, और यहां से NB इज इक्वल टू आप कह सकते हैं WX डिवाइड बाई डी। ये रहा एक अबाउट जो टॉर्क लिया, मतलब एक टॉर्क को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। तो नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी आपको मिल गई, 0।
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि ये प्लेनेट का रेडियस कितना होना चाहिए कि इवन दो कि लाइट भी यहां से एस्केप ना करे। तो लाइट मींस एक पार्टिकल जिसकी स्पीड c है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होता है √2gm/r इक्वल टू c, और यहां से आप r कैलकुलेट कर सकते हैं। c की जगह पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ले लीजिएगा, तो यहां से r मिल जाएगा आपको। इजी है 40। अब अगर आप देखेंगे तो 41 में क्या कह रहा है आपसे? 41 में कह रहा है कि ये एक फोर्स है जो हो गया 6t² i कैप प्लस 8t³ j, और आपको i और j प्रॉपर यूनिट है आपका x और y एक्सेस के अलॉन्ग। तो और मास आपको प्रोवाइडेड कितना है? 2 kg। तो एक्सेशन इक्वल टू आप लिखेंगे 3t² अब प्लस 4t³, ये j है ये i, ये एक्सेशन हुआ। तो dv/dt अगर आप लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 3t² i कैप प्लस 4t³ j कैप। dt को उधर भेजिए और dv इक्वल टू 3t² i कैप प्लस 4t³ j कैप, और इसको dt लिख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो v इक्वल टू हो जाएगा t³ i कैप प्लस t4 j कैप। ये रहा आपके पास वेलोसिटी, और ये आपके पास ऑलरेडी है फोर्स। तो पावर इज इक्वल टू f डॉट v कहेंगे। तो पावर इज इक्वल टू 6t² i कैप प्लस 8t³ j कैप। इसका डॉट लेंगे वेलोसिटी के साथ, तो t³ i प्लस t का पावर 4 j, ये रहा t³ i प्लस t का पावर 4 इंटू j। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास ये रिजल्ट, आप आसानी से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 2 वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। द फर्स्ट वायर हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द सेकंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L ऑन अप्लाइंग ए फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेम सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। इसका मतलब है फोर्स डिवाइड बाय एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डेल्टा L बाय L। ठीक है, इसका मतलब फोर्स L बाय एरिया इक्वल टू y इंटू डेल्टा L। सेम अमाउंट में इलोंगेशन करना है, मटेरियल सेम है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है FL बाय A कांस्टेंट हो गया, तो A से मल्टीप्लाई कर दीजिए और A से, ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब F इंटू वॉल्यूम बाय A² इक्वल टू कांस्टेंट हो गया एक तरह से। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो आप यहां से कह सकते हैं कि F1 बाय A1 का स्क्वायर इक्वल टू F2 बाय A2 का स्क्वायर। तो ये रहा F डिवाइड बाय A² इक्वल टू F2 डिवाइड बाय, ये रहा आपके पास कितना है, इसका एरिया 4A का स्क्वायर, A² कैंसिल। तो F2 इज इक्वल टू 16 इंटू F, ये रहेगा 16 इंटू F। F2 का वैल्यू 16 इंटू F के बराबर होगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 43 जो है इसको थोड़ा सा केयरफुली देखिए आप। 43 में कह रहा है
कि ये जो है आपके पास लिक्विड है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, नो प्रॉब्लम, और ये कन्वर्ट हुआ है, स्टीम बना है, स्टीम बना है। ये लिक्विड है और ये स्टीम बना है, ठीक है। ये क्या है आपका स्टीम, और ये है लिक्विड, ठीक है। तो इसको एनर्जी सप्लाई किया गया है, तो डेल्टा क्यू कितना है, सप्लाई है 216 इंटू 4.18 जूल, इतना दिया। और अब आपको स्टीम का जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है स्टीम का, ये वॉल्यूम गिवन है 668.4 सीसी 10⁻⁶ मीटर क्यूब, और 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल प्रेशर पे मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं वाटर का। तो वाटर का वॉल्यूम बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, nRT डिवाइड बाय P, और इसके n नंबर ऑफ मोल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट दिया हुआ है आपको। तो m डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, r टेम्परेचर डिवाइड बाय P, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टीम जब बना है और ये लिक्विड से स्टीम बना, तो स्टीम में डेफिनेटली वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये वर्क हुआ, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हुआ, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस इंटू प्रेशर, यही वर्क डन है, ये वर्क डन है, ये टोटल हीट है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और इस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये रहा आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये रहा इंटरनल एनर्जी में चेंज। ठीक है, अब आइए 44 नंबर। 44 में क्या कह रहा है कि यहां पे एक ऑब्जर्वर है रेस्ट में, तो और यहां से कोई व्हीकल यहां से सायरन ऑन करते हुए ये यहां पे क्लिक है, तो ये यहां से साउंड यहां देगा और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के इसको सुनाई देगा, तो जो रिफ्लेक्टेड होगा वही सुनाई देगा। तो यहां पे कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगा यहां पे, तो V डिवाइड बाय V माइनस VS सोर्स इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो F ऑब्जर्व कितना होगा, तो ये हो गया V, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, यस 330 डिवाइड बाय 330 माइनस 20 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ फ्रीक्वेंसी 600। तो ये इसके बाद जब ये रिफ्लेक्टेड होगा ना, तो सोर्स जो है वो भी रेस्ट में रहेगा और ऑब्जर्वर भी रेस्ट में रहेगा, तो इन दोनों के बीच में कोई डॉपलर नहीं होगा। तो जो ये ऑब्जर्व यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को भी ऑब्जर्व होगा, सेम रह जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है आपसे क्या कि बताइए पहले का कैपेसिटेंस और अभी के कैपेसिटेंस का क्या रेशियो है। तो ये सब बहुत ही सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि सी ओल्ड जो होगा ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, और सी न्यू नया वाला जो कैपेसिटी हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट एस बार डी माइनस टी प्लस टी बाय के, यही था। टी थिकनेस है, तो आप लिख सकते हैं सी न्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एस बाय डी माइनस डी बाय 4 प्लस डी बाय 4 इंटू के, और इस तरह से आप सी न्यू और सी ओल्ड का रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सी न्यू डिवाइड बाय सी ओल्ड। तो हम लोग कह सकते हैं सी न्यू डिवाइड बाय सी ओल्ड, इस तरह से ये रेशियो मिलता है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा एक रेजिस्टेंस, और यहां पे ये रहा आपके पास एक दूसरा रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये है 8 ओम, और ये है 4 ओम, और इसमें पावर दिया हुआ है, इसको आप I² R कह सकते हैं। तो पावर आपको 32 दिया हुआ है, तो I² इंटू R 8 हो गया, तो I² इक्वल टू 4, तो I इक्वल टू 2। इसमें कितना करंट गया? I तो 2, तो इसमें करंट कितना जाएगा? I1, तो हम लोग लिखेंगे I1 इंटू 4 इक्वल टू I इंटू 8, तो I1 इज इक्वल टू I इंटू 2, तो I का वैल्यू 2 है, तो I1 इक्वल टू 4। अब इसमें 4 एम्पियर गया करंट, इसमें 2 एम्पियर गया, तो टोटल इसमें करंट कितना है? 6 एम्पियर। तो इसमें करंट अगर 6 एम्पियर अगर आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6, इट मीन्स 18 वोल्ट। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम के क्रॉस जनरेट होगा। ठीक है, आइए 47 में ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेक्ट हो रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप रोटेक्ट हो रहा है, तो लूप की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियस सी बात है, जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ठीक उसकी डबल होती है, फ्रीक्वेंसी डबल, क्योंकि एक साइकिल में प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो 2 टाइम्स आप याद भी रख सकते हो आप इसको। ठीक है, अब आइए तो 2 टाइम्स मतलब सेकंड ऑप्शन 48। अगर आप देखें 48, इसमें आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में इसका जो फोकल लेंथ है ये है 40 सेंटीमीटर, और दूसरा कॉन्केव लेंस है और इसके जो फोकल लेंथ है ये है आपका 15 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है कि ये पैरेलली आ रहा है, रे इस पे इंसिडेंट हुआ, और यहां पे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, और फाइनली ये रिफ्रैक्ट होकर के जब हुआ तो रिफ्रैक्ट होकर के पैरेलली ये जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच का सेपरेशन D क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो पैरेलल आ रहा है तो ये कहां पे प्लेस्ड होगा? ये फोकस पे प्लेस्ड होगा, ये कहां प्लेस्ड होगा? तो फोकस पे प्लेस्ड होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रहना चाहिए, तो यानी कि ये आपका एक तरह से 15 सेंटीमीटर हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये कितना रहा होगा? D कितना रहा होगा? तो D इज इक्वल टू 40 माइनस 15, तो D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर रहा होगा। मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर रहेगा, दोनों लेंस के बीच की दूरी। ठीक है, अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 49 में कह रहा है कि वोल्टेज गेन आपको दिया हुआ है 60, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा इंटू R आउटपुट बाय R इनपुट होता है। तो वोल्टेज गेन 60 इज इक्वल टू बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस है 800 इनपुट है 250। बीटा की वैल्यू होगी यानी कि करंट गेन की वैल्यू होगी 50, तो पावर गेन जो होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा स्क्वायर इंटू R आउटपुट बाय R इनपुट, ये होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 15 का स्क्वायर इंटू 800 डिवाइड बाय 200, यानी 15 का स्क्वायर इंटू 4, ये रहा आपका वोल्टेज गेन। तो 49 का। आइए 50 नंबर, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन। जाहिर सी बात है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फ्यूजन फ्रेगमेंट इज लार्जर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेरेंटल न्यूक्लियाई। बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है।
क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी में आप रिवर्स सोचिए, ठीक है ना, जो फ्रेगमेंट होगा उसका ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी, और किसके, पेरेंटल से, तभी वो एनर्जी रिलीज करेगा, लॉस होगा। तो बोथ आर करेक्ट, और ये करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन जो है हेल्प पहुंचाएगा। ये सारे क्वेश्चन का जो डिस्कशन है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। सभी को आप बड़े आराम से धीरे धीरे कर देखिएगा, रिप्ले कीजिएगा। अगर किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत हो तो आप दोबारा उसको स्लोली प्ले कीजिएगा। जो वर्ड मैंने बोला है, जो एक्सप्लेनेशन जो हमने करा है, उस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही आज का ये जो डिस्कशन था वो ओवर हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टेस्ट में, टेस्ट पेपर के साथ, डिस्कशन के साथ। और उस टेस्ट के लिए आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। थैंक यू वेरी मच।